सामान्य से दिखने वाले सरोज और बसंत ने जिस भी वजह से आत्महत्या करने का फैसला लिया हो, लेकिन ये कदम उठाने से पहले क्या उन्हें अपनी बेटी टीना का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? जिंदगी समस्याओं का गुच्छा है जिसे सुलझाने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी हम समस्याओं से डर कर घुटने टेक देते हैं। लेकिन अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या गलत है, और हमारा एक गलत कदम उन सब जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है जो हमारे ही भरोसे होती हैं। सरोज जी, हमारे बाद टीना का क्या होगा तो हम सोचे ही नहीं। तो कब उसे भी अपने साथ? बसंत जी, हमारे ना 2 रोटी से ज़्यादा मत बनाइएगा, बहुत मोटे हो गए हैं आप। अरे क्या करिएगा इस काया का, जितना जिंदगी बचा है खा लीजिए। आप कुछ सोचे टीना का क्या करना है? सोच लिए, उसको नहला के यूनिफॉर्म पहना देते हैं, चुटिया बना दीजिएगा, हमसे नहीं बनता है। चलो चलो बेटा चलो चलो, आ जाओ। बाय 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 बाय। चलो 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 बाय। अरे आइए 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 महाराज जी, आइए विराजिए विराजिए, आइए तो सही। क्या लेंगे आप, ठंडा गरम कुछ मंगा दें? काहे शर्मिंदा कर रहे हैं सर? सर हमारा स्कूटर पंचर हो गया था। अच्छा भैया, हमेशा इनका कुछ ना कुछ पंक्चर होता है। आइए महाराज, वो दिखाइए, हम जो आपको डिफॉल्टर का लिस्ट बनाने के लिए बोले थे, हो गया काम? वो कर दिए सर हम। हाँ बताओ सर। मैम, वो हमारा फाइल कहाँ उड़ गया मैम? फाइल का तुम्हारा बाल है जो उड़ जाएगा फुर करके? हाँ ये देखो उड़ गया। कल सुबह तक हमको वो फाइल रेडी करके चाहिए, तो ना ये बिग मिलेगा और ना ही अगले महीने से सैलरी मिलेगा। सस्पेंड कर देंगे तुमको। हाँ बोलिए बसंत जी। सरोज जी, मोहन पांडे हमको देर तक जगा जगा के फिर से कब्जी बढ़ा रहा है हमारी। फिर से लेट से आएंगे आप? अरे लेट कहाँ, आ ही नहीं पाएंगे हम। मोहन पांडे हमको सुबह तक काम निपटाने का डेडलाइन दिया है। हमारा दिल तो कर रहा है कि यहीं सर पटक पटक के डेड हो जाएं बस। नहीं नहीं बसंत जी, ऐसा मत बोलिए, हम साथ मरने की कसम खाए थे, याद है ना? चलिए काम निपटा लेते हैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। वीना, बसंत जी का ना फोन नहीं लग रहा है, तो हम उनके दफ्तर होकर आते हैं। तुम तब तक टीना को देख लोगी? हाँ। टीना, आंटी को परेशान नहीं करना। हाँ निर्मल भैया, बसंत जी को कुछ पता है क्या? वो अंदर है क्या? अरे अभी तक आए ही नहीं तो अंदर कहाँ से होंगे? लेकिन वो तो कल रात को यहीं रुके थे ना? अरे रुके थे या ना रुके थे,
हमने सबका ठेका ले रखा है का। ये क्या है महेंद्र? हाँ? हमने तुमको क्या समझाया था? ये ऐसा होता है लेटर? मोहन जी, हाँ? मोहन जी, बसंत जी कहाँ है? हमें क्या पता कहाँ है निकम्मा। बहुत अर्जेंट काम दिए थे उसको, बिना पूरा किए भाग गया। देखिए, कल रात को वो यहाँ ड्यूटी कर रहे थे और सुबह घर नहीं लौटे और अब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। सच सच बता दीजिए कि कहाँ है बसंत जी? हमें क्या पता कहाँ है कामचोर। देखिए मोहन जी, आप कुछ भी मत बोलिए, नहीं तो हम पुलिस को ले आएंगे। हमका चोरी किएगा? हाँ, जो पुलिस की धमकी दे रही है, जा यहाँ से, जा, जो करना कर ले। जी को कुछ भी हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी हम। तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? काम करो और जैसे समझा वैसे करना। कामचोर। साहब यही ऑफिस है बसंत जी का। मैंने कितनी बार पूछा लेकिन कोई कुछ बताता ही नहीं है। साहब कल बसंत त्रिपाठी जी पौना घंटा देरी से आए थे। यहाँ पे एग्जिट टाइम सुबह 4 बजे का है। तुमने त्रिपाठी को जाते हुए देखा था? साहब वो तो नाइट ड्यूटी वाले ने देखा होगा। हाँ साहब, कल रात को बसंत नाइट ड्यूटी पे था। तो फिर नाइट करके घर क्यों नहीं पहुंचा? तो हम खुद ही हैरान हैं। हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम दिए थे, अभी तक उसका ईमेल नहीं आया हमको। हमको तो लगता है साहब वो अपना काम किया नहीं ना, इसलिए ऑफिस नहीं आया। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके इंपॉर्टेंट काम की वजह से वो नौकरी, घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के गायब हो गया? सच सच बताइए, क्या चक्कर है? हम तूतला थोड़े न रहे साहब, एक नंबर का निकम्मा था बसंत, कोई काम ठीक से नहीं करता था। सर, मैंने बसंत के ऑफिस का एंट्री रजिस्टर चेक किया। बसंत सुबह 4 बजे तक ऑफिस में ही था। सर ये तो सुबह 4 बजे तक सो रहा था। सर, मैंने बसंत के ऑफिस से लेकर घर तक के रास्तों पे पता करवाया, लेकिन कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट या कोई सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन बसंत की बीवी ने शक ऑफिस वालों पे जताया है। हो सकता है कि बसंत सुबह घर गया हो, लेकिन उसकी बीवी हमसे कुछ छुपा रही है। मियां बीवी के आपसे रिश्तों के बारे में अच्छे से पता करो और इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, सरोज जी, हम टीना का बाल सुलझा दिए हैं, अब आप इसका चोटी बना दीजिए। इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना होता है? आज ना हम आपको चोटी बनाना सिखाई देंगे। हाँ। तो आज से टीना बिटिया का चुटिया पापा बनाएंगे। मम्मी, पापा ने हमारा कितना अच्छा बाल बनाया था। पापा कहाँ गए? हमें उनसे बाल बनवाना है। बेटा, हमको ना तुम्हारे पापा के हाथ का मटर गोभी बहुत याद आ रहा है। का स्वाद है ना तेरे पापा के हाथों का? मम्मी, हमें भी पापा का पराठा याद आ रहा है। बेटा, आज और पिज्जा खा लो। हाँ, कल से ना पक्का पक्का हम खाना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, हेलो, पिज्जा हूँ। बसंत अपने परिवार की वो जरूरत था जिसके बिना सरोज की गृहस्थी का पत्ता भी नहीं हिलता था। और जब बसंत के पड़ोस में पूछताछ की गई तो ये वजह सरोज को भी शक के दायरे में ले आई। साहब बसंत जी तो बहुत ही सीधे आदमी थे। उनका आस पड़ोस में किसी से कोनो झगड़ा वगड़ा नहीं था। बसंत का अपनी बीवी सरोज के साथ कैसा रिश्ता था? बसंत को नौकर बना के रखा था सरोज ने। वो घर का सारा खाना भी बनाता था और झाड़ू पोछा भी वसंत ही करता था। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सरोज के घर का पूरा काम बसंत ही करता था। सर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है। जब से बसंत गायब हुआ है, सरोज अपनी बेटी को लेकर 1-2 बार सिनेमा देखने गई है। सरोज का पति गायब है और वो सिनेमा देख रही है? साहब, बच्ची का फरमाइश तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। उसको तो हम कहें कि उसके पापा ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। बसंत जी का पता चला क्या? वही तो पता कर रहे हैं।
हमने सुना है कि आप बसंत जी से अपने घर का पूरा काम करवाती थी। हम नहीं साहब, वो अपनी मर्जी से करते थे, अपनी खुशी से। हमसे बहुत प्यार करते थे। उनके जाने से तो हमारा पूरा गृहस्थी बिखर गया है। साहब, आप कहीं हम पर तो शक नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं। वैसे आपके और बसंत जी के बीच में सब कुछ ठीक था ना? साहब, 36 के 36 गुण मिले थे हमारे। वो हमारी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं। पता है, जब उनके सर का बाल उड़ गया ना, तो बिल्कुल वैसा ही स्टाइल का विग बनवाए जैसा हमें पसंद था। सरोज जी, कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम हीरो। सब सही बताए ना, सब चिढ़ते हैं हमारे रिश्ते से। जरूर जरूर आपको कोई भड़काया होगा। आप हम पर शक मत कीजिए। बसंत जी को ढूंढ दीजिए, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। सर, सरोज दिखने में थोड़ी नासमझ भोली सी लगती है। क्या वो अपने पति को गायब करवा सकती है? जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो, इसकी क्या गारंटी है? इनके कॉल रिकॉर्ड्स कहाँ पहुंचे? सर, बस आने ही वाले हैं। सर, धौलीबाग के पास बसंत त्रिपाठी का स्कूटर मिला है। सर, पूछताछ में पता चला कि ये स्कूटर कल सुबह से यहाँ खड़ा है। और कुछ? सर, आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है, ना किसी ने कुछ विटनेस किया और ना कुछ सस्पिशियस मिला सर। लेकिन ये तो सस्पिशियस है ही ना कि बसंत गायब है और उसका स्कूटर वहां मिला। तिवारी, पूछताछ जारी रखो। ओके सर। आप यहाँ क्यों आए? अब क्या है, हमसे रहा नहीं गया तो पूछताछ करने चले आए। बसंत का कुछ पता चला? सर, धौलीबाग में जहाँ बसंत का स्कूटर मिला था, वहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर धौलीबाग पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है। देखो अंकल क्या लाए। हाँ, तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। वेलकम। सरोज, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बोलना हमें। वैसे तो हम आते ही रहेंगे बच्ची को मिलने के लिए, चॉकलेट लेकर। चलो, बाय बाय बेटा। कोई जरूरत नहीं है खाने की। हेलो सरोज जी, आपको जिला शवग्राह आना पड़ेगा। शवग्राह? बसंत जी, बसंत जी उठिए ना! बसंत जी! सर, धौलीबाग पुलिस ने बसंत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत की हत्या सर पर वार की वजह से हुई थी। और सर, ये रहे बसंत के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बसंत का फोन धौलीबाग में उसी वक्त बंद हुआ जो पोस्टमार्टम में हत्या का टाइम मेंशन्ड है। सर, ये रहे उसकी बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बसंत का बॉस मोहन पांडे अक्सर उसकी बीवी सरोज को फोन करता था। बसंत के बॉस मोहन पांडे का उसकी बीवी सरोज को फोन करने का क्या चक्कर हो सकता है? इन दोनों के बारे में जरा अच्छे से पता करो। सर। बसंत जी। बसंत की अपने ऑफिस में भले ही कोई कद्र नहीं थी, लेकिन बसंत अपने छोटे से परिवार की रीढ़ की हड्डी था। और अब सरोज के लिए अपनी बेटी टीना और अपनी जिंदगी की गुजर बसर करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। सर, पता चला है कि बसंत का बॉस मोहन पांडे अक्सर उसे ह्यूमिलिएट करता था। जिस रात वो ऑफिस में रुका था, उस दिन भी उसके बॉस ने उसे ह्यूमिलिएट किया था। हमारा फाइल कहाँ उड़ गया मैम? फाइल का तुम्हारा बाल है जो उड़ जाएगा फुर करके। हाँ, ये देखो उड़ गया। सर, मोहन सर बसंत सर को आए दिन परेशान करते थे। साहब, एक बार तो मोहन सर ने बसंत जी पर गर्म चाय भी फेंक दी थी। ये तरीका है कोई काम करने का? कब सीखोगे काम करना? मोहन पांडे बसंत को ह्यूमिलिएट करता था, लेकिन उसकी बीवी सरोज को फोन क्यों करता होगा? सर, मोहन पांडे अक्सर बसंत के घर जाया करता था और आए दिन वो उसे नाइट भी करवाता था। सर, मुझे लगता है कि मोहन और सरोज का कोई अफेयर चल रहा है। और जिस सुबह बसंत अपने ऑफिस से निकला, वो घर गया
और इन दोनों ने उसका मर्डर करके उसकी बॉडी धौली बाग में डंप कर दी। अगर ऐसा है तो बसंत के घर से हमें कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। बसंत के घर का सर्च वारंट निकालो। जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मैडम ये देखिए, ये रोना धोना बंद करो और सीधा सीधा बताओ कि बसंत के साथ क्या किया तुमने। सब हमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया है तो ये सब सामान तुम्हारे घर पे क्या कर रहा था? ये सब खेलने की चीजें हैं क्या? साहब, दरअसल हम और बसंत जी हम दोनों आत्महत्या करना चाहते थे। आपको याद, हम कसम खाए थे साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। आत्महत्या क्यों? उस मोहन पांडे से तंग आकर। मोहन पांडे से? हाँ साहब, बसंत जी ना बहुत सज्जन और सीधे आदमी थे। उनको ऑफिस का सारा काम भी आता था, बस थोड़े से स्लो थे। तो जो 1 घंटे का काम होता था उसे 4 घंटे में खत्म कर देते। बस साहब, इसी बात का फायदा उठा के ना वो मोहन पांडे उनको नौकरी से निकालने की धमकी देता था और उनका नौकरी बचाने के लिए हमें सब वो मोहन पांडे ना बसंत जी को ब्लैकमेल करता था और जबरदस्ती हमारे साथ रिश्ता बनाता था। बेटी बेटी, सरोज जी आप रोइए मत, वरना हमारा नाइट खराब हो जाएगा। हाँ, मतलब बसंत तुम्हें खुद मोहन पांडे के पास जाने को कहता था और तुम मान जाती थी? हमें मानना पड़ता था साहब, बस इसलिए हमने और बसंत जी ने आत्महत्या करने का फैसला किया। लेकिन अगर हम मर जाते तो हमारी बिटिया टीना को कौन देखता? बस हमने इसीलिए आत्महत्या नहीं की। तुम दोनों आत्महत्या करने वाले थे तो फिर बसंत का मर्डर किसने किया होगा? वही मोहन पांडे किया होगा सर, क्योंकि उससे तंग आकर हमने ये शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन हमारे पास नहीं आए। सब आखिर क्या कहते, हमारी इज्जत का बात था। जिंदगी समझौतों से भरी होती है और अक्सर हमें खुशियों के लिए दर्द से समझौता करना पड़ता है, लेकिन समझौता करने और जुर्म के आगे घुटने टेक देने में फर्क होता है। यही फर्क सरोज भूल गई और उसकी मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती चली गई। सर मोहन पांडे का फोन काफी टाइम से बंद आ रहा है और आज वो अपने ऑफिस भी नहीं पहुंचा। उसकी बीवी ने हमें बताया कि वो कल रात से घर पे भी नहीं आया। उसकी बीवी से हमने उसके ड्राइवर का नंबर लिया तो ड्राइवर ने हमें बताया कि मोहन ने कल उसे जल्दी छुट्टी दे दी थी और वो खुद अपनी कार लेके चला गया। सर मुझे ऐसा लगता है कि बसंत की हत्या के बाद मोहन डर गया कि सरोज उसके बारे में सब कुछ सच बता देगी, इसलिए वो भाग गया। मोहन पांडे की कार का नंबर हर चेक पोस्ट में भेजो और ये पता करो कि उसका फोन कब और कहां बंद हुआ था। तिवारी, मोहन के ड्राइवर को बुलाओ। सर। साहब कल हमारी बिटिया का जन्मदिन था, इसलिए हमने साहब से खुद छुट्टी मांगी थी। चल रीगल होटल चल। साहब कितना टाइम लगेगा साहब? हमको आज घर जल्दी पहुंचने का साहब। तू जा, हम गाड़ी लेके जाते हैं। फिर साहब ने हमें छुट्टी दे दी और खुद गाड़ी लेके वहां से चले गए। तो कल तुम्हारे साहब रीगल होटल जाने वाले थे? हाँ साहब, वो तो अक्सर रीगल होटल जाते थे। रीगल होटल में किससे मिलते थे? साहब मिलते किसी से नहीं थे, वो तो बसंत जी की बीवी के साथ वहां जाते थे। तो कल बसंत जी की बीवी उनके साथ थी? नहीं सर, जब से बसंत साहब गायब हुए हैं उन्होंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया है। लेकिन कल शायद मोहन सर ने कॉल करके सरोज जी को वहाँ बुलाया था। तो सरोज अपनी मर्जी से उनके साथ जाती थी? साहब वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने सरोज मैडम को कई बार रोते हुए देखा था, पर मोहन सर उनको आंख दिखा के चुप करा देते थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर
संध्या, सरोज को बुलाओ। सर। हाँ तिवारी। सर, सरोज के घर पे ताला लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन और सरोज मिलके कहीं भाग गए हो? नहीं सर, मैंने पता किया। मोहन पांडे ने रीगल होटल में रूम बुक किया था, लेकिन वहाँ पे उसने चेक इन नहीं किया। सर, मोहन का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था। सर, ये रास्ता रीगल होटल की तरफ जाता है और मोहन के कॉल रिकॉर्ड से ये साफ जाहिर है कि उसने सरोज को कॉल किया था और आधे घंटे के बाद उसका फोन बंद हो गया था। सर, सरोज का कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन उसके पड़ोस से पता चला है कि उसके मायके में भी कोई नहीं है। मोहन पांडे का मर्डर हो गया और सरोज गायब है। सरोज ने हमें कहा था कि बसंत उसे जबरदस्ती मोहन पांडे के पास भेजता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों से तंग आकर पहले उसने बसंत को मारा और अब मोहन पांडे को मारकर फरार हो गई? हमारी पूरी जिंदगी को समझने में गुजर जाती है। पुलिस के लिए भी ये केस जिंदगी की उन बारीक परतों जैसा था जो परत दर परत सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। क्या पुलिस बसंत, सरोज और मोहन की मानसिकता को सही से समझ पाई थी? जो सच सामने आए थे, क्या वो पूरे सच थे या फिर सच की असल परतें अभी खुलनी बाकी थी? और जल्द ही सरोज से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई। कुछ दिनों से एक आदमी सरोज से मिलने यहाँ आ रहा था। कौन है वो? और सरोज का क्या लगता है? पता नहीं मैडम, पर हमने उसको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। उसका स्केच बनवा सकती हो? सर, ये देखिए, उस आदमी का स्केच तैयार हो गया है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरोज ने इसी से बसंत और मोहन का मर्डर करवाया हो सकता है। पता लगाओ ये आदमी कौन है और सरोज इस वक्त कहाँ है वो पता करो। सर, सरोज के मायके में तो कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप बहुत साल पहले ही गुजर चुके हैं। सरोज के मायके में कोई नहीं है, लेकिन बसंत? सर, बसंत के फादर का नाम शंकर त्रिपाठी था, लेकिन कुछ 6 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। इलाहाबाद का एक एड्रेस मिला है, लेकिन वो घर भी बहुत साल पहले बिक चुका है। सर, एक और बात पता चली है, बसंत त्रिपाठी शंकर त्रिपाठी का सगा बेटा नहीं था। शंकर त्रिपाठी ने बसंत को अडॉप्ट किया था। शंकर त्रिपाठी ने बसंत को अडॉप्ट किया था? लेकिन वो आदमी कौन था जो सरोज के घर के बाहर देखा गया? और सरोज कहां जा सकती है? सरोज लापता थी या किसी हादसे का शिकार थी, ये साफ नहीं था। वहीं उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई थी जिसे सरोज के साथ देखा गया था। और सरोज तक पहुंचने के लिए जब उसके घर की छानबीन हुई तो पुलिस को एक लीड मिली। ये तो बसंत और सरोज का मैरिज सर्टिफिकेट है। रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करो, शायद कोई क्लू मिले। सर, बसंत और सरोज के मैरिज सर्टिफिकेट बनने के दौरान 2 विटनेस के सिग्नेचर थे। एक का नाम था नारायण त्रिपाठी और दूसरे का नाम था ब्रिजेश त्रिपाठी, और दोनों के एड्रेस बनारस के हैं। सरोज और बसंत दोनों के ही परिचित या रिश्तेदार नहीं थे और सरोज तक पहुंचने के लिए पुलिस उन 2 विटनेसेस से मिलने बनारस पहुंची जिन्होंने बसंत और सरोज के मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किए थे। साहब, नारायण त्रिपाठी जी का तो पिछले साल ही देहांत हो गया था। फिर उसके बाद उनका बड़ा बेटा ये घर बेच के चला गया। बड़ा बेटा कौन है? साहब, ब्रिजेश त्रिपाठी। तो फिर छोटा बेटा कौन है? साहब, बसंत त्रिपाठी। मतलब बसंत उनका सगा बेटा था? हाँ साहब, लेकिन बसंत ने नारायण और ब्रिजेश दोनों से एकदम से रिश्ता तोड़ दिया था। वो नारायण की मौत पे भी नहीं आया। और ब्रिजेश को शराब की लत थी, तो उसी के चलते पहले उसकी बीवी से छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद में वो ये घर बेच के चला गया। कहाँ चला गया? साहब, इतना तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ उसकी बीवी यहीं रहती है, तो शायद उसको कुछ पता होगा। कहाँ रहती है? साहब, यहीं भी रहती है, कुछ आधे किलोमीटर दूरी पर। हाँ सर, ब्रिजेश हमारा ही पति है, पर अब हम उसके साथ नहीं रहते। आप ब्रिजेश के छोटे भाई बसंत को जानती हैं? हाँ सर, जानते हैं। साहब, उसने ना सबसे रिश्ता तोड़ दिया था। हमारे ससुर जी को जब हार्ट अटैक हुआ था तो बाईपास सर्जरी के लिए बहुत खर्चा आ रहा था। ब्रिजेश ने बसंत से बार बार पैसे मांगे, लेकिन बसंत ने उसे एक ढेला नहीं दिया। आपके पास आपके पति ब्रिजेश की कोई फोटो है? हाँ साहब, हम अभी लाते।
साहब ब्रिजेश का एड्रेस है आपके पास? जी साहब, वो शकरपुर में कहीं रहता है, पर कहाँ ये मुझे नहीं पता। फोन नंबर? जी साहब दीजिए। 1 मिनट बोलिए। 9769। The number you're trying to reach is switched off. सर उसका नंबर तो ऑफ है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो शकरपुर में कहाँ रहता है। साहब, ब्रजेश भैया ही हमें यहाँ लेकर आए। बोले कि बसंत जी तो अब रहे नहीं, तो हम कुछ दिन यहाँ आकर रह लें, टीना और हमारा माहौल बदल जाएगा। बहू, तुम इतना सब सह रही थी, हमको पहले ही बता देती। रो मत बहू, यहाँ रहो आराम से, हम हैं तुम्हारे साथ। ब्रजेश है कहाँ? जिस दिन हमको यहाँ लाए उसी दिन हमारा फ़ोन बिगड़ गया। बोले कि ठीक करवा कर लाता हूँ, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। साहब, हम तो खुद यहाँ आकर फंस गए हैं। अपना फोन बंद होने का अच्छा एक्सक्यूज दिया तुमने। क्या मतलब? आप हम पे शक कर रहे हैं? हाँ, तुम गायब हुई और वहां हमें मोहन पांडे की लाश मिली। मोहन पांडे मर गया? सरोज, ज्यादा चालाक मत बनो, तुम ही ने मारा उसे और यहाँ आकर छुप के बैठी हो। साहब, अगर हमें उसे मारना होता ना तो उसी दिन मार दिए होते जिस दिन उसने हमें पहली बार छुआ था। जिस दिन वो मरा, उसने मरने से पहले तुम्हें फोन किया था। क्या बात हुई थी तुम्हारी? साहब, हम आपको कितनी बार बताए हैं कि वो हमको परेशान किया करता था और उस दिन भी अपने पास बुला रहा था। हम बस गुस्से में फ़ोन काट दिए। शंकर त्रिपाठी को जानती हो? जी हाँ, वो बसंत जी के बाबूजी थे। लेकिन ब्रजेश तो नारायण त्रिपाठी का बेटा है। जी, बसंत जी बताए थे हमें। शंकर बाबूजी और नारायण बाबूजी बहुत अच्छे दोस्त थे। शंकर बाबूजी की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने बसंत जी को गोद ले लिया था। पुलिस सरोज को शक के दायरे से बाहर नहीं रख पा रही थी। वहीं बसंत के भाई ब्रजेश की तलाश भी जारी थी, जिसके लिए उसके कॉल रिकॉर्ड्स और बसंत की हत्या वाली जगह का डंप डेटा भी स्टडी किया जा रहा था। पुलिस ब्रजेश की शराब की लत से अवगत थी, इसलिए शहर के उन सभी ठिकानों पर नजर जमाए हुए थी जहां ब्रजेश मिल सकता था, और जल्दी ही उनकी तलाश खत्म हो गई। साहब, हमारा यकीन कीजिए, हमने किसी को नहीं मारा साहब। जिस दिन बसंत मरा उस दिन तो बनारस से इलाहाबाद आया था। तूने सिर्फ बसंत को ही नहीं, मोहन पांडे को भी मारा। हमने मारा मोहन पांडे को, हमने मारा मोहन पांडे को, क्योंकि उसने हमारे छोटे भाई की बीवी की इज्जत पर हाथ डाला था, इसलिए हमने मारा उसको। सरोज ने कहा था उसे मारने के लिए? नहीं साहब, वो तो बस हमारे सामने अपना दुखड़ा रोई थी। हमें गुस्सा आ गया और हम जाकर के मोहन पांडे को मार दिए। हमने सुना है बसंत ने तेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया था, और पिता नारायण त्रिपाठी से भी। नहीं साहब, वो बस हमारी आदतों से परेशान थे, लेकिन बाबूजी के साथ उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बसंत को शंकर त्रिपाठी ने अडॉप्ट क्यों किया था? उनका शादी नहीं हुआ था और उनके आगे पीछे भी कोई नहीं था। वो बाबूजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने बसंत को अडॉप्ट किया था साहब। ब्रजेश ने स्वीकार कर लिया था कि मोहन पांडे की हत्या उसने की थी, लेकिन बसंत की हत्या का केस अब भी अनसॉल्व था। 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका था और इसी दौरान सरोज से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई। सर, पता चला है सरोज को बसंत की जगह विभाग में जॉब दे दी गई। उसकी जॉब लगवाने में मोहन पांडे का ही हाथ था। उसके स्पेशल रिकमेंडेशन पे ही उसको बसंत की जगह जॉब देने की अर्जी भेजी गई। थैंक यू। साहब, बसंत जी की मौत का दुख मनाते रहने से टीना का पेट तो नहीं भर पाएगा ना, इसीलिए हमने ये नौकरी ज्वाइन की। लेकिन हमने सुना है कि ये नौकरी दिलवाने में मोहन पांडे ने आपकी बहुत मदद की थी। साहब, वो कभी भी किसी की भी मदद अपने मतलब से ही करता था, लेकिन देखिए भगवान ने उसको उसके किए की सजा दे ही दी। लेकिन उसे मारा आपके जेठ ने ही है। हाँ साहब,
ये उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। शायद उनसे हमारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। सर पता चला है सरोज की तरह मोहन पांडे की बीवी माया को भी मोहन पांडे की जगह नौकरी मिल गई है। सर हम उस सरोज के साथ काम नहीं कर सकते। उसकी शक्ल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम हमारे पति के हत्यारे के साथ काम कर रहे हैं। सर हम थोड़े ही ना मारे हैं मोहन पांडे जी को। पर मरवाया तो तुमने ही ना। ऐसी कोई बात नहीं है माया जी। सर अगर इनको इतनी ही तकलीफ है हमारे साथ काम करने में तो आप हमारा ट्रांसफ़र कहीं और करवा दीजिए। सर जहाँ बसंत का मर्डर हुआ था मैंने उस एरिया का डंप डेटा स्टडी किया। बसंत के मर्डर वाले वक्त उसी एरिया में एक नंबर संदीप पांडे के नाम से रजिस्टर्ड था जो मर्डर वाले वक्त से बंद पड़ा हुआ था। सर गोरखपुर थाने में संदीप पांडे की मिसिंग कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड है, ये देखिए। लेकिन संदीप पांडे के मिसिंग होने का बसंत के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन है, ये उसी गांव से हैं जहां से शंकर त्रिपाठी था। शंकर त्रिपाठी मतलब जिसने बसंत को गोद लिया था। हमें पता चला है कि ये संदीप पांडे उसी गांव का है जहां से बसंत के पिता शंकर त्रिपाठी थे। तुम इसे पहचानती हो? साहब हो सकता है बसंत जी इन्हें जानते हों, लेकिन हम नहीं पहचानते ये कौन है। नहीं सर, हम इनको नहीं जानते। इसका सरनेम भी पांडे है और आपका भी। हो सकता है इस आदमी का आपके पति मोहन पांडे से कोई कनेक्शन हो। सर इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। संध्या सर तुम खुद गोरखपुर जाओ और संदीप पांडे के घर वालों से मिलो, देखो क्या सामने आता है। सर संदीप पांडे हमारा ही बेटा है। 2 महीने पहले ही वो इलाहाबाद गया था और एक दिन अचानक से गायब हो गया। वो इलाहाबाद किस काम से गया था? वो नौकरी ढूंढने के लिए गया था। इलाहाबाद में हमारा मुंह बोला भाई रहता था। संदीप तो वहीं जा रहा था, पर हमने बोला अपने मामा से भी मिल लेना। लेकिन जब वो गया उसके मामा गुजर चुके थे। आपके इस मुंह बोले भाई का नाम क्या था? शंकर त्रिपाठी। शंकर त्रिपाठी अगर संदीप पांडे का मामा है तो बसंत भी उसको जानता होगा, लेकिन सरोज ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन सर बसंत के मर्डर वाली जगह पे संदीप पांडे का फोन बंद होना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। जरूर संदीप पांडे का बसंत के मर्डर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। ये संदीप पांडे अगर इलाहाबाद आया था तो इसको बसंत के साथ किसी न किसी ने तो देखा होगा। बसंत के आस पड़ोस ऑफिस सब जगह इसके बारे में पूछताछ करो। ओके सर। हाँ मैडम, इस आदमी को मैंने यहाँ देखा है। हमारे यहाँ चाय पीने आता था। और इस आदमी के साथ ये आदमी होता था? नहीं मैडम, इतना ध्यान नहीं दिया। सर संदीप बसंत के घर और ऑफिस के आसपास जा रहा था तो हो सकता है कि वो बसंत से मिलता हो। लेकिन संध्या ये बात अभी भी समझ में नहीं आई कि सरोज ने उसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया। सर मुझे लगता है कि सरोज झूठ बोल रही है। सर संदीप पांडे बसंत की हत्या के 1 महीने पहले ही इलाहाबाद में था। सर मुझे लगता है कि बसंत के घर आने जाने के दौरान उसका और सरोज का अफेयर शुरू हो गया हो और संदीप पांडे ने सरोज के कहने पे ही बसंत का मर्डर किया। ऐसा हो सकता है क्योंकि संदीप पांडे का फोन उसी एरिया में एक्टिव था जहां हमें बसंत की लाश मिली थी और अब संदीप पांडे गायब है। इस पॉसिबिलिटी को चेक करो कि संदीप और सरोज का अफेयर था। यस सर। संदीप पांडे का गायब होना उसे बसंत की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट बना रहा था, लेकिन उसका सरोज से अफेयर था या नहीं ये सिर्फ पुलिस की थ्योरी थी जिसका कोई भी प्रूफ पुलिस को नहीं मिला था। और इसी दौरान सरोज ने इलाहाबाद से बनारस में ट्रांसफर ले लिया। अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा था और सरोज के बनारस ट्रांसफर लेने के 4 महीने बाद भी पुलिस को कोई लीड नहीं मिली थी। बसंत की हत्या हुए 4 महीने हो चुके हैं और संदीप पांडे कहाँ गायब है इसका कोई क्लू नहीं मिला अभी तक। और सर सरोज का संदीप पांडे से कोई कनेक्शन होगा इसका भी तो कोई लीड नहीं मिला है। संध्या हो सकता है इस केस में हमसे कोई चूक हुई हो। बनारस चलने की तैयारी करो, सरोज से एक बार दोबारा मिलते हैं। यस सर। तो आप यहाँ सेटल हो गई हैं? जी हाँ, वो क्या है ना इलाहाबाद छोड़ने का मन तो नहीं था,
लेकिन मोहन पांडे जी की बीवी को हमसे बहुत तकलीफ थी, बात बात पे हमें नीचा दिखाती थी। दरअसल हम यहाँ किसी दूसरे केस के सिलसिले में आए थे, तो हमने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दें कि हमने आपके पति बसंत त्रिपाठी का केस सॉल्व कर लिया है। सॉल्व कर दिया? जी, आपके पति का मर्डर संदीप पांडे ने किया था। उसने अपना जुर्म कबूल किया है। संदीप पांडे? आखिर क्या दुश्मनी थी संदीप की बसंत जी से? बसंत जी ने क्या बिगाड़ा था उसका? क्यों मार दिया उन्हें? हम कोशिश करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। सर, आपने उसको झूठ क्यों बोला? उसका झूठ पकड़ने के लिए। तो आपको लग रहा है कि वो संदीप पांडे के टच में है और संदीप से उसने बसंत का मर्डर करवाया है? कहानी कुछ भी हो सकती है संध्या। सरोज की हर मूवमेंट पर नजर रखो, अब वो ही हमें इस केस के असल राज तक पहुंचाएगी। मम्मी आप बैग में कपड़े क्यों डाल रही हैं? बेटा सब बताती हूँ, लेकिन अभी चलो यहाँ से, है ना? लेके जाओ। अपने फरेब का नकाब खुद उतारोगे या हम तुम्हारी खाल उतारें? साहब, हमारे बाबूजी नारायण त्रिपाठी हमको निकम्मा समझते थे साहब, और हमें कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। उनके एक दोस्त शंकर त्रिपाठी, उनका हमारे घर में आना जाना था। वो विभाग में नौकरी करते थे और उनका कोई आगे पीछे भी नहीं था साहब। तो शंकर त्रिपाठी को तूने मारा? हाँ साहब, उनको अस्थमा की बीमारी थी साहब, तो हमने उनको अस्थमा का अटैक दिलवा दिया और एडॉप्शन के फेक बैक डेटेड डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। उनका कानूनी बेटा होने के नाते उनकी मौत के बाद हमें उनकी जगह विभाग में नौकरी मिल गई साहब। सब ठीक चल रहा था साहब। थोड़े टाइम पहले ये संदीप पांडे, इसको हमारे फर्जीवाड़े का पता चल गया। हमको अपने मामा की कुर्सी पे बैठा देख इंक्वायरी बिठाने का धमकी देने लगा और जाके मोहन पांडे से मिल गया। मोहन पांडे पता नहीं संदीप को का कह के भेज दिया और उसकी जगह मोहन पांडे उसी बात पर हमको धमकी देने लगा, ब्लैकमेल करने लगा सब। हमारी सरोज के साथ हम तो आत्महत्या करने वाले थे साहब, हमारी बेटी टीना की वजह से रुक गए साहब। तो मोहन पांडे इसी वजह से तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता था? हाँ साहब। मोहन पांडे के बाद संदीप भी हमको पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगा। अरे एक तरफ मोहन और दूसरी तरफ संदीप। तो साहब हम संदीप का मर्डर करके खुद की हत्या का प्लान बना लिए और संदीप को ये बोल के कि उसको पैसा हम देंगे, उसको धोली बाग बुला लिया साहब। और साहब हम जानबूझ के संदीप की बॉडी को बसंत जी का बॉडी बताया। हमने सोचा था कि इनकी जगह नौकरी लेके जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर ले लेंगे, लेकिन वो मोहन पांडे वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता था। और इसीलिए तुमने ब्रिजेश को भड़काया कि वो मोहन पांडे का खून कर दे। भैया
वो मोहन पांडे हमको कहीं का नहीं छोड़ा। और हमको पता है कि बसंत जी को भी ना उसी ने मारा है। भैया, हमारे पास जितना भी गहना जेवर रुपया पैसा है ना, हम सब आपको दे देंगे, लेकिन हमें उस यमदूत से छुटकारा चाहिए भैया। उस यमदूत को नरक पहुंचा दीजिए भैया। और ब्रिजेश भैया हमारे भड़काने पे जाकर मोहन को सचमुच मार दिए। सरोज जी का कोई गलती नहीं है सर, इनको हम ही कहे थे वो सब करने के लिए। हाँ साहब, ये हमारे पति है, इनकी हर बात मानना हमारा फर्ज है। तुम फर्ज नहीं निभा रही थी, तुम अपराध कर रही थी। पत्नी होने का यह मतलब नहीं है कि पति जो भी कहे बिना सोचे समझे उसमें हाँ में हाँ मिलाकर अपराध के भागीदार बन जाओ। एक रहम कीजिए साहब, सरोज जी को छोड़ दीजिए साहब। वो कहा कि अगर ये भी जेल में चली गई टीना का क्या होगा साहब? माना कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन अपने पीछे अपने कर्मों के निशान जरूर छोड़ जाते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा असर हमारे अपनों की जिंदगी पर पड़ता है। गवर्नमेंट स्कीम का गलत फायदा उठाकर बसंत ने नौकरी तो हासिल कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि गलतियों की सुधरने की गुंजाइश होती है, लेकिन अपराध ना तो सुधारा जा सकता है और ना ही छिपाया जा सकता है। अपने अपराध को छुपाने के लिए बसंत ने सरोज के साथ मिलकर कई अपराधों को अंजाम दिया। जिस परिवार के भविष्य को बनाने के लिए उसने ये कदम उठाया, वो परिवार ही उजड़ गया, और इस सब का सबसे बुरा असर पड़ा उनकी निर्दोष बेटी टीना की जिंदगी पर। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि टीना का भविष्य अपने माता पिता की नियति से बिल्कुल विपरीत उज्जवल बने। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के परिवार संरक्षण सप्ताह में आप सबका स्वागत है। परिवार वो नहीं होते हैं जिनकी छत एक होती है, बल्कि सही मायने में परिवार उसे कहते हैं जहां सबके दिल एक होते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले परिवार के सदस्य होते हैं, जिनके बीच रहकर हमें अपनी खुशियों को बांटने का सुख मिलता है और साथ ही दुखों को बुलाने का हौसला भी। परिवार में हम सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सही जगह आहे यार, एकदम मस्त आहे रे। काय तुला कसं वाटतंय? अबे ये जगह तो एकदम सुनसान लग रही है। तो क्या चर्चगेट स्टेशन में जाके पिएगा क्या? हाँ, वहाँ बहुत रश होगी। अभी दुनिया को दिखा के पीना है। बैठ जा, चल फोटो खोल। मस्त जगह है यार, एकदम सुनसान शांत, मजा आएगा। रात भर पियो, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे हाँ, लगता है वहाँ पे कोई है। किधर बे? वो दिख, किधर? ओ अंकल, अंकल, ओ अंकल, ओ अंकल, अंकल। साहब वो हम लोग यहाँ आए तो ये आदमी हमें उस टंकी में मिला, और उसके बाद हमने आपको फ़ोन करके साहब बुला लिया। बस। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? बस ऐसे आए थे, गर्मी के दिन है तो ये थोड़ा ठंडी हवा खाने के लिए, बस ऐसे ही टहल रहे थे। शमीम, इनके नाम, नंबर और एड्रेस ले लो और स्टेटमेंट ले लो इनका। अखिलेश जादव नाम है, इटेस मीरा रोड में दे रहा था। अरे देखिए सर लगता है किसी चीज़ से टकराने की वजह से ये निशान हुआ होगा। ठीक है, इसके फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कुछ मिला? सर कुछ मिला ही, लेकिन इनके सर के पीछे ना एक चोट का ताजा निशान है, लेकिन खून कहीं नहीं मिला। किसी भी परिवार का सबसे अहम सदस्य होता है उस परिवार का मुखिया,
मुखिया जो परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखता है, परिवार की भलाई के लिए मजबूत फैसले लेता है। एक दिन जब यही मुखिया परिवार के बीच नहीं रहता है तो परिवार के हर सदस्य पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उनके सर से किसी ने छत छीन ली। क्या हाल हुआ होगा उस परिवार का जब उन्हें पता चला होगा कि उनके सर से उनके मुखिया का साया उठ चुका है। सर, मैं अखिलेश जी का साला हूँ, नंदा मेरी बहन है। सर, कैसे हुआ ये सब? किसने किया होगा? देखिए, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। एक बात बताइए, उस बंद बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे वो क्या कर रहे थे? ये तो हमें भी नहीं पता। सारी रात हम इस बात को लेकर परेशान थे कि भाई साहब कहाँ गए होंगे। रात भर सभी रिश्तेदारों को, सभी जान पहचान वालों को फोन करके पूछा, लेकिन हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हमें लगा कि वो किसी रिश्तेदार के पास चले गए होंगे और सुबह तक आ जाएंगे। सुबह अगर देर तक नहीं लौटते तो हम आपके पास आ जाते, लेकिन तब तक। देखिए, कुछ परेशानी थी या कुछ प्रॉब्लम्स थे? अगर कुछ है तो साफ साफ बता दीजिए। वो नाराज थे, एक तो टूट गए थे। अगर पता होता कि ये दिन देखना पड़ेगा तो बितना जायला नसता दिला। नाराज थे किस बात के लिए? अरे इतनी जल्दी आ गए? छाया, काय झालं ग? काय झालं? लवकर फिरून आले तुम्ही लोग, कसं काय? बाबा, वो बाइक खराब हो गई थी। बाइक मत बोल उसे, खटारा बोल खटारा। इतनी धूप में रोड पे घसीटते हुए लेके आ रहा हूँ उसको मैं। आपको तो शर्म आएगी नहीं? आपके घर का दमाद ऐसे रोड पे पैदल बाइक घसीटते हुए लेके आ रहा है। शर्म आती ना, तब तक कार ला के दे दिए होते आप। हाँ छोड़ मला, अपने लिए नहीं मांग रहा मैं, तेरे लिए मांग रहा हूँ। इस घर की बेटी के लिए मांग रहा हूँ, कोई क्राइम नहीं कर रहा। मैंने कार देने का वादा किया था तुमको, पर क्या कि वो पैसों का बंदोबस्त। अरे पैसों का बंदोबस्त तो शादी के टाइम से कर रहे हैं आप। झाला क्या तपरंता? इसलिए आपकी नियत नहीं देने की, नियत होती तो दे दिए होते अब तक। और गलती मेरी है, मुझे हेलीकॉप्टर मांगना चाहिए था, तब कार देते थे आप बराबर टाइम पे। जावई बापू, ऐसा तो नहीं है ना कि आज तक कुछ नहीं दिया आपको? आए दिन कुछ ना कुछ देते ही रहते। एक मिनट, सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग में ठीक से घुसा लो कि मैं आप लोग से कुछ मांगता नहीं हूँ, और जो भी मांगता हूँ आप अपनी बेटी को देते हो, मेरे को नहीं देते। मेरा क्या है, मैं तो पैदल भी चल लूंगा। अच्छा, तो अब तक कार का भूत उतरा नहीं तुम्हारे सर से? हाँ, बघितला तिनकी डिमांड पूरी करने का नतीजा। काय गप्पा बसू? तो पहले से ही जानता था ये आदमी सुधरने वाला नहीं है। आधी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आणि आता काय हवंय? कार पाहिजे याला? अरे कहाँ तक पूरी करेंगे आप इनकी फरमाइशें? विकास, तू जा यहाँ से, मैं कर दूंगा, सब सामान दूंगा। सोडा हो, तेरे को देना नहीं है ना, क्यों पड़ रहा है इसके बीच में? चल तुम्हें थांबा एक मिनट। तुमको कार चाहिए ना? हाँ, तो पहले मेहनत करना सीखो। अरे मांगने से ना भीख मिलती है, भीख, समझे? ऐसा क्या? छीन लिया। अभी नई कार ला के दे और अपनी खटारा लेके जा। तू चल चल। गाड़ी चीता। विकास, विकास वाला दिए, विकास। बेटे और दामाद को लड़ता देखकर एकदम टूट गए थे। किसी से बात नहीं कर रहे थे, रात को भी किसी से बात नहीं की। मैं विचारला पर कुछ नहीं बोले। रात को बाहर जाने निकले तो पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले टहल कर आता हूँ। सोचा मन हल्का करके आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने कांटेक्ट नहीं किया या जानने की कोशिश नहीं की कि कहाँ गए होंगे? वो फोन घर पर ही भूल कर गए थे। आपका बेटा कहाँ है? साहब, वो कल रात अपने एक दोस्त के पास चला गया था, उसे खबर कर दी है। और आपका पति गगन तो उड़े? वो गाड़ी लेके चले गए और उनका फोन भी बंद आ रहा था, तो हम उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं कर पाए। उनका किसी से झगड़ा हुआ था? कोई पैसों का लेन देन या ऐसा और कुछ? नहीं साहब, भाऊजी एकदम सरल मानुस होते, उनका कोई दुश्मन नहीं था जो उनकी जान ले सके। ठीक है, हम पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करेंगे। आप लोग घर जाइए, कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करें। अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। वैसे नमस्ते।
अखिलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश की मौत 13 तारीख को रात को 1 से 2 बजे के बीच में हुई है सर। अखिलेश के बॉडी में अल्कोहल भी पाया गया है, नॉर्मल से ज़्यादा। बोलकर ये अखिलेश के सीने पे जो निशान है वो किस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है। काम करो, अखिलेश की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, हो सकता है वहाँ से कुछ लीड मिल जाए। ओके सर। हाँ बोलकर बोल। ठीक है, एक काम कर, कॉल रेकॉर्ड घेऊन इकडेच येतो। जाऊ दे त्या गाडीला। सर ये रहा है अखिलेश के कॉल रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड के मुताबिक अखिलेश को उस दिन उसके घर वालों के अलावा एक नंबर से 2 बार फोन आया था, एक दोपहर को 2 बजे और एक रात को 8:35 पर। उसके बाद वो फोन बंद। किसका नंबर है ये? सर किसी फेक आईडी पर लिया गया था। पता करो ये नंबर किसका है और इस गगन की क्या कहानी है। घर वालों के हिसाब से वो पैसों का लालची आदमी है, तो हो सकता है कि पैसों के लालच में उसने अपने ससुर को मार डाला हो सकता है सर। ससुर को मारकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अब वो अपनी सासू माँ पर प्रेशर बना सकता है। इस फैमिली को एक बार मिलना पड़ेगा। अरे कोशिश तो वही कर रहा हूँ कि कार लेके ही आऊँ, बिना कार के तो हिलने वाला भी नहीं यहाँ से मैं। फिर किसी के मर जाने से कुछ रुकता थोड़ी है। हाँ चला मैं नंतर करता हूँ तुला। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था 1-2 दिन के लिए तुमको घर लेके चलता हूँ, और वो कार से जाने के लिए सोच रहा था मैं। अब बाबा ने तो फैसला कर ही लिया था ना कि कार देंगे करके। वो विकास की कार एकदम खटा रहा है, किधर रास्ते में बंद पड़ी तो पंगा हो जाएगा। अरे अभी अभी इस घर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, कम से कम बाबा की चिता की आग तो ठंडी हो जाने दो। अरे तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि बाबा के मरने का मुझे गम ही नहीं है? तेरे से ज्यादा रोया मैं, समझी क्या? तभी क्या करूं कि अपनी जरूरतों को भूल जाऊं? कौन सी जरूरत की बातें कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो ऐसे ही फैमिली डिस्कशन चल रहा था। तू अंदर जा। बोलिए ना सर, क्या हो गया? तुम कौन हो? इसका पति गगन। तुम्हें ही कार चाहिए थी ना? सर आज जाऊया, आज जाऊन बोलूया। आइए ना सर अंदर आइए। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने ससुर की हत्या कर दी और कार की डिमांड की? सर मेरे ससुर जी खुद मुझे कार गिफ्ट देना चाहते थे, अब मुझे भी नहीं, अपनी बेटी को देना चाहते थे, और वो देने के लिए तैयार भी थे सर। अब पूछो किसी से भी। आई वो बोलना। हमने तो सुना है कि तुम गाड़ी के लिए उन्हें परेशान करते थे। सर वो मेरी वजह से परेशान नहीं थे, अपने बेटे की वजह से परेशान थे, उसके बार बार पैसा मांगने की वजह से। बेटा मतलब विकास? लेकिन वो क्यों पैसे मांग रहा था? वो मेरे को नहीं पता साहब। उस दिन मेरे साथ वो झगड़ा कर रहा था तो। गगन थांब, गाडीची चाबी दे। गाडीची चाबी दे माझ्या। हात लावायचा नाही गाडीला, कळलं ना? अबे चल चाबी आण इकडे। क्या कर रहा है? चल गाड़ी को हाथ नहीं लगाने। सुनो मेरी बात, सुन एक बार। क्यों सुनी तुम्हारी बात? हाँ ए गाड़ी ला हाथ में लावायचा। अबे कैसा भाई है तो अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? अपने बाप को बोल नई गाड़ी लाके दे, इसको लेके जा। सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने अपने पैसे से कमाई है ये गाड़ी। बात क्यों नहीं सुन रहा तू? थोड़े दिन में नई गाड़ी लाके दे दूंगा उसे, तेरी गाड़ी वापस आ जाएगी। गाड़ी खरीदने के लिए पैसे आपके पास और मैं बिजनेस के लिए पैसे मांग रहा हूँ, तो जब ढीले होती नहीं आप। अरे ये खुलती कैसे है? हाँ खोलनी नहीं आती और गाड़ी पाइजे तुला? खुल गई। हाँ चल छोड़। अरे विकास छोड़ इसको। अरे तू जीता। विकास असं नहीं करू शकत। वो अपने बाबा के साथ उसकी लड़ाई हुई थी पर पैसों के लिए, और ऐसे झगड़े के लिए कोई कैसे मार सकता है? वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, कि पैसे के लिए झगड़े में कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है? आपका बेटा विकास अपने दोस्त के घर से अभी तक आया नहीं? वो आया था पर काम पे चला गया। कॉल सेंटर मध्ये कामाला आहे तो। अभी पिताजी की मौत हो गई है और ये ऑफिस भी चला गया। आ जाएगा तो पुलिस स्टेशन भेज दीजिए उसे। सर ये विकास के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि मुझे उसी के ऊपर शक आ रहा है। जब हमने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था तब भी वो नहीं आया था, और जब हम उसके घर पे गए थे वहाँ पर भी वो नहीं था। गगन की हर जरूरतें अखिलेश पूरी कर रहा था, वहीं विकास को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था जो अखिलेश दे नहीं रहा था। अगर विकास अखिलेश को मारता है तो अखिलेश की सारी प्रॉपर्टी विकास के नाम हो जाती है, जिससे वो बिजनेस शुरू कर सकता था। शक तो विकास पे भी जाता है। एक काम करो, उसके पूरे परिवार की कुंडली निकलो। यस सर। परिवार में रिश्ते पैसों की कमजोर डोर से नहीं बंधे होते,
बल्कि प्रेम और सम्मान की मजबूत नींव पर बने घर में परिवार बसते हैं। निजी स्वार्थ या खुदगर्जी किसी भी रिश्ते के बीच फासले पैदा कर देती है, और अगर यही स्वार्थ और खुदगर्जी परिवार के सदस्यों के बीच में पनपने लगे तो रिश्तों की मिठास धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अखिलेश के दामाद और बेटे का भी अपना एक निजी स्वार्थ था, तो क्या अखिलेश की हत्या इसी निजी स्वार्थ के कारण हुई थी, या फिर इस परिवार के कई और राज भी थे जो अभी पुलिस के सामने खुलने बाकी थे? अब तुम्हारा धंधा शुरू कैसे होगा? धंधा तो शुरू होना रच रे, बस थोड़ा माहौल शांत होने का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, सर, जिस बिल्डिंग में अखिलेश की लाश मिली है उस बिल्डिंग के मालिक से हमने पूछताछ की, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम उसके ऊपर शक कर सकें। लेकिन हाँ सर, कुछ लीगल इश्यूज की वजह से वो बिल्डिंग बंद जरूर है, लेकिन वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है। मर्डर वाली रात से वो गायब है। शायद वो गांव चला गया है या गांव भाग गया है। हमने बिल्डिंग के मालिक से उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर ले लिया है। जल्दी वो हमारे सामने होगा। विकास मिलने आया है, बुलाओ उसे। आई ने मुझे फोन पे बताया कि आपने बुलाया है। तुम्हारे घर वाले पुलिस स्टेशन में आए थे। घर वाले मतलब तुम्हारी माँ, मामा, बहन। तुम नहीं आए थे। हम तुम्हारे घर पर भी गए थे, तुम वहां पर भी नहीं मिले हमें। कोई खास वजह जो हमसे छिप रहे हो? सर, उस रात मैं अपने दोस्त के घर पे था। रात को ज़रा ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए सुबह आँख नहीं खुली। लेकिन जब घर वालों ने मुझे फ़ोन करके बताया, मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन आने के लिए निकला था। लेकिन जब तक पुलिस स्टेशन आता तब तक घर वाले निकल चुके थे, इसलिए नहीं आ पाया। जहाँ पर तुम्हारे पिताजी की लाश मिली, तुम उस एरिया में क्या कर रहे थे? मुझे कुछ समझा नहीं सर। समझने के और समझाने के कई तरीके हैं हमारे पास। तुम्हारे मोबाइल लोकेशन से हमें यह पता चल गया है जिस जगह पर तुम्हारे पिताजी की लाश मिली तुम उस एरिया में गए थे। सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब देना। क्या करने गए थे तुम वहां पर? सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस रात मैं अपने दोस्त के घर पे था। मूड खराब था, इसलिए हम दोनों ड्रिंक करने बैठ गए थे। अब बाबा वहाँ कैसे आए, उनके साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता सर। विकास, तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तुम्हें पैसों की जरूरत थी, और वो पैसे तुमने अखिलेश जी से मांगे थे। उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया था। कहीं इन पैसों के चक्कर में तो तुमने अपने पिताजी को नहीं मारा? ये क्या बोले सर आप? हाँ, ये सच है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैंने बाबा से पैसे मांगे भी थे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि पैसे न मिलने पर मैं अपने ही बाबा का खून कर दूं। और सर, कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप से पैसे नहीं मांगता? सर, मैं मेहनत करता हूँ, सोचा बाबा से पैसे मांगकर खुद का कोई नया बिजनेस शुरू करूँ। और रही बात पैसे मांगने पर खून करने की, तो मेरा जीजा गगन, वो तो बाबा से कार मांग रहा था, वो भी तो खून कर सकता है। किसने ये जुर्म किया है उसका पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लो, लेकिन हाँ, बिना इन्फॉर्म किए शहर छोड़ के मत जाना। अखिलेश यादव से बैंक स्टेटमेंट मिला ले। सर, इस बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि अखिलेश यादव ने पिछले 3 सालों में कई बार अपनी एफडी तोड़ी, और जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन भी दोपहर को 3:30 बजे के करीब उसके बैंक से 1 लाख रुपए विड्रॉल किए गए। 1 लाख रुपए काट ले? किस लिए? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश का जमाई गगन उससे कार मांग रहा था और गगन को देने के लिए ये पैसे उसने विड्रॉल किए होंगे? बोलकर 1 लाख रुपए में कहाँ गाड़ी आती है? हो सकता है ये पैसे उसने विकास के लिए निकाले हो, या शायद किसी बाहर वाले के लिए। पर किसे? और एक बात सर, अखिलेश के बैंक डिटेल से यह भी पता चला है कि अखिलेश का एक पर्टिकुलर होटल में कई बार ट्रांजैक्शन हुआ है।
होटल में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद कोई लीड मिल जाए। गिफ्ट देने वाले थे आज मेरे को कार, बोले बस थोड़े दिनों में तुमको गिफ्ट दे दूंगा। भगवान को पता नहीं क्या मर्जी थी। हाँ, वो यहाँ रेगुलर आया जाया करते थे। तुमने उन्हें यहाँ पर आखिरी बार कब देखा था? अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, शायद जिस दिन उनका डेथ हुआ था उसके एक दिन पहले शाम को यहाँ देखा था। हाँ, उनका उस औरत के साथ काफी झगड़ा भी हुआ था। औरत? तुम जानते हो उस औरत को? क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्यों आई हूँ मतलब? अपना दुख जताने आई हूँ। मुझे भी दुख हो रहा है इस घड़ी में। मैं आप सबके साथ हूँ। तुम्हें कितना दुख हो रहा है ना, समझता हूँ मैं। तुम्हें अपनी इज्जत का तमाशा बनाने का शौक होगा, हमको नहीं है। प्लीज प्लीज यहाँ से चुपचाप चली जाओ। कौन है ये? मेरा नाम सुमुखी है। सुमुखी? कौन सुमुखी? मैं अखिलेश जी की खास दोस्त थी। खास। वो सुमुखी के साथ कई कई घंटे यहाँ बैठे रहते थे, लेकिन ऐसा झगड़ा हुआ ना दोनों में कि लगा अब कभी नहीं मिलेंगे दोनों। किस बात पे झगड़ा हुआ था, कुछ सुना था तुमने? नहीं साहब, मैं ठीक से तो सुन नहीं पाया कुछ, लेकिन हाँ, झगड़े के बाद दोनों अलग अलग गए थे। अखिलेश काफी परेशान भी दिख रहा था। ठीक है, ओके साहब। सर, उस रात उस बिल्डिंग में जिस गार्ड की ड्यूटी थी वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है, शायद कुछ निकल है। चलो। नाम क्या है तेरा? साहब भीषण सिंह। ड्यूटी छोड़कर क्यों भागा था तू? हाँ साहब, मैं भागा नहीं था, मैं तो अपने गांव गया हुआ था। तुझे पता भी है जहाँ पर तू काम करता है उस बिल्डिंग में क्या हुआ? पता नहीं साहब। अब बिना टाइम पास के बता, उस मर्डर के बारे में क्या जानता है तू? साहब, मुझे अभी आपसे पता लग रहा है कि उस बिल्डिंग में लाश मिली है, और मैं भागा नहीं था साहब। मेरा यकीन करिए, मैं तो कई दिन पहले अपने गाँव की टिकट को बुक करवा लिया था साहब। साहब, मैं अभी आपको अपनी टिकट दिखाता हूँ साहब। अरे बाप रे, टिकट कहाँ चली गई? अभी दिखाता हूँ साहब। हाँ, ये साहब, ये देखिए, ये उसी दिन की टिकट है जिस दिन मैं गांव जाने वाला था। मैं सच कह रहा हूँ साहब। ये फोटो देख और बता, इस आदमी को उस बिल्डिंग के आसपास कभी देखा था? देखा था साहब। उस रात ये किसी को पैसा दे रहा था। किसे पैसे दे रहा था वो? उस रात मैं अपने बिल्डिंग के गेट पर ड्यूटी कर रहा था। ये आदमी वहाँ पर आया और गेट के सामने खड़ा होकर किसी का इंतजार करने लगा। जेब से पैसे निकालकर गिनने लग गया था। कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल आया, उस पर एक लड़का बैठा हुआ था और साथ में एक लड़की भी थी। लड़के का चेहरा देखा है तूने? नहीं साहब, चेहरा नहीं देख पाया था क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था और काफी अंधेरा भी था। चल निकल ले। प्रणाम साहब। बोरकर, इस वॉचमैन में भरोसा नहीं कर सकते। पता करो ये सच में गाँव गया था या ऐसे ही दिखाने के लिए टिकट निकाला था। इस 1 लाख रुपए और सुमुखी के बारे में अखिलेश के घर वालों से पूछते हैं। अरे छी 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 छी, खास बोल के गई एकदम खास। मैं तो सोच के शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? आई शपथ, मेरे को पहला पता होता ना, इतना गिरा हुआ परिवार आप लोगों का, कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलता मैं। क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो आप? कब से कब आई के बारे में तो सोचो। प्लीज चुप हो जाओ। अरे मुझे तो चुप करा लेगी तू, लेकिन जब आजू बाजू वाले बोलना शुरू करेंगे तो किस किस का मुंह बंद कराएगी? आता जी, बस बहुत हो गया।
अभी मुझे नई कार दिलाई है, रुखसत कीजिए इस घर से। मेरा दम घुट रहा है इस घर की हवाओं में। देखो गगन, जो चला गया उसके बारे में ऐसी बात नहीं करते। अरे तू यहाँ घराचा जावई है, इस परिवार का हिस्सा हो तुम। अरे बाहर में गया इस परिवार का हिस्सा। अब तो लड़की के मामा हो, बताओ कभी दिला रहे कार आप? आपसे कुछ बात करनी है। अभी क्या हो गया सर? चुपचाप खड़े रहो, आप खड़े रहो। आप सुमुखी के बारे में पहले से जानती थी? जी हाँ, जानती थी मैं, और सब कुछ जानने के बावजूद भी मी काहीच करू शकत नव्हते। सुमुखी उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सालों से थी और वो खुश थे उसके साथ। इस बात को लेकर कई बार हमारा झगड़ा भी हुआ, पर आखिर मैंने मान लिया था की वो उनकी ज़िंदगी से नहीं जा सकती आणि मी तरी त्यांना सोडून कुठे गेले असते। सुमुखीचा नंबर आणि ॲड्रेस आहे तुमच्याकडे? बोरकर, अरे हाँ, एक बात पूछनी थी। जिस दिन अखिलेश जी की हत्या हुई थी उस दिन उन्होंने अपने अकाउंट में से 1 लाख रुपए विड्रॉ करके किसी लड़के को दिए। कोई जानता है उस लड़के के बारे में? नहीं सर, हमको नहीं पता। हम गैरों से अपने कई राज छुपा ले जाते हैं, लेकिन अपनों से दिल की बात कह देते हैं, और खास तौर पर तब जब वो हमारा अपना परिवार होता है। परिवार में हर सदस्य को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर हम अपने परिवार के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो फिर हम अपने परिवार को धोखा दे रहे होते हैं, और जिस दिन इस धोखे से पर्दा उठता है तो अपनों को चोट पहुंचती है, और धोखे से मिली हुई चोट को भरने में वक्त लगता है। अखिलेश अपने परिवार के लिए ईमानदार नहीं था, तो क्या उसकी हत्या उसकी ही गलती का नतीजा थी, या फिर इस हत्या से जुड़े और भी कई पहलू थे जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए थे? जी अखिलेश को जानती हो? या ना अंदर बैठ के बात करते साहब। पूछिए साहब, क्या पूछना चाहते हैं? अखिलेश को अब से जानती हो? काफी सालों से अच्छे दोस्त हैं मेरे। मेरा मतलब अच्छे दोस्त थे मेरे। वो तुम्हारे क्या थे वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमें वो बताओ जो हम जानना चाहते हैं। अच्छे लगते थे मुझे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस दिन तुम्हारा उनके साथ होटल में झगड़ा हुआ था, किस बात पर हुआ था? इतने सालों का रिश्ता एक ही झटके में तोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ, तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ये रिश्ता अब और दिन तक छुपा के नहीं रख सकता। ऐसा है कि अभी तो घर वालों को ही पता है, तेरे साथ घूमूंगा तो पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा। तो लोगों के डर से तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? हाँ। कर पाओगे? बिल्कुल कर पाऊंगा, क्योंकि तू मेरे सर का बोझ बनती जा रही है। मेरा भी तो पति है, मैं तो किसी से नहीं डरती। एक बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा ले, मैं तुझे मिलूंगा नहीं, ना तू मुझे फोन करेगी और ना मैसेज करेगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कितने दिन मेरे बगैर रह पाओगे। उसके बाद मैं सीधे घर आ गई थी। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया था, मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे। घर में और कौन कौन रहता है? मी, माझा नवरा बाला आणि माझा मुलगा आकाश। तुम्हारे पति को पता है ये सब? नहीं साहब। इस वक्त दोनों कहाँ हैं? बाला मुंबई से किसी काम से बाहर गया है और आकाश कॉलेज ट्रिप में। ठीक है। बोलकर झूठ बोल रही है, इसके कुंडली निकालो, और ये बाला और आकाश उसके बारे में भी पता करो।
ओके सर। जिस दिन अखिलेश जी की हत्या हुई थी उस दिन उन्होंने अपने अकाउंट में से 1 लाख रुपए विड्रॉ करके किसी लड़के को दिए थे। सर, जिस नंबर से अखिलेश की मर्डर वाली रात अखिलेश को 2 बार फोन किया गया था उसके डिटेल्स मिल गए। किसी फेक आईडी पर वो नंबर खरीदा गया था। सर, चौंका देने वाली बात यह है कि वो नंबर सुमुखी के हैंडसेट से ऑपरेट हुआ था। ये देखिए सर, सुमुखी के हैंडसेट के EMI नंबर और इन दोनों नंबर की EMI सेम है। इसका मतलब सुमुखी एक ही हैंडसेट में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करती है, या फिर किसी ने सुमुखी के हैंडसेट में दूसरा सिम कार्ड डालकर अखिलेश को कॉल किया है। हो सकता है ये बाला ने किया हो। उसने सही मौका देखकर अखिलेश को अपने रास्ते से हटा दिया। सर, आपसे राजा और विकास मिलना चाहते हैं। बोलो बोलो। सर, मुझे लगता है बाबा ने जिस लड़के को 1 लाख रुपए दिए होंगे वो लड़का शायद आकाश होगा। आकाश? वो सुमुखी का बेटा? जी सर, उस दिन बाबा का पीछा करते हुए मैं होटल तक पहुंच गया था। कौन हो रहे तुम लोग? हाँ, ये क्या चालू है? हाँ? अरे विकास, मैं आकाश, सुमुखी का लड़का। तुम मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। जितना तुम नाराज हो ना अपने बाबा से, उतना ही मैं नाराज हूँ अपनी आई से। तुम बताओ इसमें हम दोनों का क्या कसूर है? और हाँ, ये फोटोज का तुम्हारे बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैंने अपने मतलब के लिए लिया है। कौन सा मतलब है? वो क्या है ना, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी आई है कि इस शादी के बहुत खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो, इसीलिए हमने भाग के शादी करने का प्लान किया। और भागकर शादी करने के लिए तो कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैं ये कुछ तस्वीरें ले रहा था। ओह अच्छा, तो ये तस्वीरें दिखा के तू अपनी आई को ब्लैकमेल करेगा? हाँ सर, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आकाश ने शायद अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे वहाँ से पैसे नहीं मिले होंगे, इसलिए फिर उसने मेरे बाबा को ब्लैकमेल किया होगा और शायद बाबा ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए होंगे। ठीक है, जाओ दो। सर, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आकाश ने शायद अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे वहाँ से पैसे नहीं मिले होंगे, इसलिए फिर उसने मेरे बाबा को ब्लैकमेल किया होगा और शायद बाबा ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए होंगे। ठीक है, जाओ दो। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सटीक है जितनी की पहले थी। घर के बड़े जब गलत राह पर चल पड़ते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने पीछे अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं, और गलत राह पर पड़े इन पैरों के निशानों पर अब उनके बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। सुमुखी के बेटे ने भी अपनी माँ की तरह गलत राह पर चलना शुरू कर दिया था। तो क्या अखिलेश की हत्या की वजह ब्लैकमेलिंग थी, या फिर इस हत्या की गुत्थी अभी सुलझनी बाकी थी? जिस दिन अखिलेश का मर्डर हुआ था तुम्हारे मोबाइल से उसे 2 बार कॉल किया गया था। फोन तुम्हारा था लेकिन नंबर किसी और का। नहीं साहब, मैंने कोई कॉल नहीं किया था और मैं एक ही नंबर यूज करती हूँ। तो तुम्हारे पति या बेटे ने किया होगा। नहीं नहीं साहब, वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हारा बेटा कॉलेज ट्रिप के लिए गया ना? वो झूठ मत बोलो, हमें पता है वो कोई ट्रिप के लिए नहीं गया है। कहाँ है वो एक लड़की के साथ भाग गया है। उसका नंबर दो। साहब, उसका फोन घर पे ही है, टूट गया था। दिखाओ। हाँ। उसने एक बार भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया? नहीं। जिस लड़की के साथ भागा है उसके डिटेल्स दे दो। क्या हो गया? आप कौन? मैं बाड़ा। अखिलेश के बारे में क्या जानते हो? साहिब, वो मेरी बीवी सुमुखी का दोस्त था। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे पता सब कुछ था, पर मैंने अपना मुंह नहीं खोला कभी। सर, आकाश का पता चल गया है। वो जिस लड़की के साथ भागा था हमने उसका मोबाइल ट्रेस किया है, दोनों की लोकेशन मिल गई है।
चल बोल फटाफट, इतना सारा पैसा क्या किया तूने? हाँ, वो साहब मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग के शादी बनाना चाहता था। तू तो अपनी माँ को ब्लैकमेल करने वाला था ना, फिर अखिलेश को क्यों ब्लैकमेल किया? वो मैंने झूठ बोला विकास को साहब। मुझे पता था आई के पास पैसा नहीं होगा, अखिलेश के पास पैसे होंगे ये सोचकर मैंने उसको फ़ोन किया और उसने मुझे बाद में अगले दिन रात में 8 बजे मिलने भी बुलाया। ये ले पैसे, सारे फोटो डिलीट कर देना कि तेरी माँ से अब मेरा कोई चक्कर नहीं है, समझा? अखिलेश को कॉल करने के लिए तूने अपने माँ का मोबाइल क्यों इस्तेमाल किया? वो साहब मेरा फ़ोन टूट गया था और आई का फ़ोन तो घर पर ही पड़ा रहता था, तो मैंने उसमें नवा सिम डाल के इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप दोनों को ये पता चल जाएगा कि मैंने किसके फ़ोन से फ़ोन किया था। बेटा, ये वर्दी मैंने इसीलिए पहन कर रखी है कि तेरे जैसे लोगों के दिमाग से लेकर हरकतों तक हम पहुंच सके। बोलकर इस केस में सबूत हमसे बहुत दूर है या फिर इतने पास है जो हमें नजर ही नहीं आ रहे। इस केस की कड़ियां अगर हम जोड़ते हैं तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। गगन एक लालची आदमी जिसे कार चाहिए थी और अखिलेश उसे दे नहीं रहा था। मुझे हेलीकॉप्टर मांगना चाहिए था तब कार देते थे अपर टाइम पे। उनका बेटा विकास, उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी, अखिलेश उसे भी पैसे नहीं दे रहा था। खरीदने के लिए पैसे आपके पास और मैं बिजनेस के लिए पैसे मांग रहा हूँ, तो जेब ढीली होती नहीं है आपकी। तो विकास के दोस्त ने ये बात कंफर्म की है कि उस रात वो विकास के साथ ही था। सुमुखी, जिसका अखिलेश के साथ अफेयर था, लेकिन वो अफेयर तोड़ना चाहता था। इतने सालों का रिश्ता एक ही झटके में तोड़ दोगी क्या? हाँ तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ये रिश्ता और दिनों तक छुपा के नहीं रख सकता। 12 सुमुखी और अखिलेश के अफेयर के बारे में उसे अब पता चल गया था। और आकाश, जिसने सिर्फ पैसों के लिए अखिलेश को ब्लैकमेल किया था। हाँ सर, आकाश का मकसद सिर्फ पैसे लेना था और पैसे लेने के बाद वो सीधा होटल चला गया। क्या हुआ सर? बोलकर अखिलेश के सीने पे ये जो दाग है ना, वो मुझे हैरान कर रहा है। ऐसा लग रहा है इसे मैंने पहले कहीं देखा है। बोलकर ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? सर यही कोई 10 साल पुरानी होगी। दस साल पुरानी बिल्डिंग में एक चीज ऐसी है जो उतनी पुरानी नहीं जितनी होनी चाहिए। वो कौन सी सर? चलो। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये टंकी उतनी पुरानी नहीं है जितनी पुरानी होनी चाहिए। इसका मतलब इस टंकी को लाश के साथ यहाँ लाके रख दिया गया है। जरा देखो ये कौन से ब्रांड की टंकी है। सर, प्राइमा। और बाकी की टंकियां कौन सी कंपनी की हैं, चेक करो। सर, बाकी की टंकियां रियॉक कंपनी की हैं। रियॉक? बोरकर, मुझे लगता है हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। सर, एक लाश के साथ इतनी भारी टंकी यहाँ पर लाना किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। मामा जी, थोड़ा पंखा तेज करिए, बहुत गर्मी लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे अचानक? आपको फोन करके आना चाहिए था मुझे। मेरा मतलब बोलकर काय झालं? मैं वो आता हूँ थोड़ा सा। कहाँ जा रहा है? मीटिंग है मेरी। पहले ये मीटिंग तो खत्म कर ली। वो मीटिंग खत्म करने के लिए जिंदगी पड़ी है तेरे पास। खड़ा रहे। सर, ये मेरा है। विकास, जिस रात तुम्हारे बाबा का कत्ल हुआ तुम तुम्हारे दोस्त के साथ शराब पी रहे थे। हाँ सर,
चाहे तो आप पता कर सकते हैं। पता कर लिया आपने? इसका ये मतलब नहीं कि रात को 1 बजे तुम तुम्हारे बाबा का मर्डर नहीं कर सकते। गगन तुम। अरे नको मला गाड़ी साहब, माफ करो, मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी। बहुत बड़ी गलती हो गई गाड़ी मांग के। हाय शपथ खान, मैंने खून नहीं किया है। सर, आप घर वालों पर जबरदस्ती का शक कर रहे हैं। असली खूनी कोई और है और आप हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप, आपका भी और हमारा भी। हमारे वक्त की चिंता आप मत कीजिए, पहले हमें भी ऐसा ही लगा था। वैसे आपका हार्डवेयर का बिजनेस है ना? जी। ये पानी की टंकियाँ सामान गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करते होंगे। अखिलेश जी की लाश भी एक पानी की टंकी में ही मिली थी, और वैसी ही पानी की टंकी आपके घर के बाहर भी है। ऐसे हजारों टंकियां बनती होगी, पर वो टंकी उतनी पुरानी नहीं थी जितनी पुरानी होनी चाहिए थी। तो इससे क्या साबित होता है? खून मैंने किया है? मैंने कब कहा कि खून आपने किया है? अखिलेश जी के सीने पर मैंने एक निशान देखा था, एक पैटर्न देखा था, और वैसा ही निशान और पैटर्न मैंने आप लोगों के घर में देखा था। आइए ना सर, आइए। चलो। उस दिन के झगड़े के बाद और टंकी को वैन में रखा। वैन लेकर हम निकले। रास्ते में एक बंद पड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन साइट दिखा। छाया, गाड़ी से भाई साहब का शर्ट निकाल। और टंकी को उस बंद पड़ी हुई साइट पर रखकर वहां से निकल गए। आप दोनों ने ये किया क्यों? ती माझ्याकडे आली आणि बोलली कि वो गगन से तलाक लेना चाहती है। मैंने कहा कि मैं बाबा से बात करूं। आई, आता बस, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। या एका माणसाने पूरी पूरी घर की शादी को बर्बाद करके रखा है। हाँ बस, मैंने तय कर लिया है, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। आई, मुझे तलाक चाहिए। आई, तो चिंता नको करो, मैं बात करती हूँ तेरे बाबा से। मैंने सहन कर लिया पूरी जिंदगी, तुझे सहन नहीं करने दूंगी। आओ, तुम्हाला समजत कसं नाही है? वो गगन की फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपकी बेटी पे हाथ उठाता है वो। अब एक बार उससे बात क्यों नहीं करते? अरे क्या बात करूं, पति है उसका, मारे पीटे चाहे जो करे। ए सुन, तेरे को गगन के साथ ही रहना है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तू भी रह रही है ना मेरे साथ? हाँ, जैसे मेरी जिंदगी नर्क बना दी वैसे अपनी बेटी की जिंदगी भी नर्क बना दूं, लेकिन मैं नहीं होने दूंगी, ऐसा याद रखना। आप लोगों को लगा था कि आप लोग मुंह नहीं खोलोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा ये मर्डर किया किसने है, और आप लोग भूल गए थी कि इंसान मुंह नहीं खोलता तब सबूत मुंह खोलते हैं। आज की कहानी में हमने देखा कि किस तरह एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों को एक साथ रखने में नाकामयाब रहा। अखिलेश एक मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकने में पूरी तरह से असफल रहा। परिवार के मुखिया और एक बाप के तौर पर अखिलेश को अपनी बेटी की समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। अपने दामाद द्वारा लगातार मांगे जा रहे दहेज का विरोध करना चाहिए था, लेकिन अखिलेश ने ऐसा नहीं किया। गलती सिर्फ अखिलेश की नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी की भी थी, जिसने अपने पति के नाजायज रिश्ते को अपनी मौन सहमति दी। कानून की नज़र में अखिलेश की पत्नी, उसकी बेटी छाया और अखिलेश के साले को हत्या और सबूतों को मिटाने के इल्जाम में दोषी पाया गया। लेकिन इस अपराध को पनपने में परिवार के हर सदस्य की भूमिका थी। शायद इस अपराध को रोका जा सकता था अगर परिवार का हर सदस्य परिवार की मर्यादा और परिवार के कानून पर चलता। याद रखिए, कानून सबूतों और गवाहों के आधार पर सिर्फ अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन आप और हम अपराध को होने से रोक सकते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।